हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th एनआईएस पेंटिंग, जिसका कोड है 332, उसके कंप्लीट सिलेबस को। तो चैप्टर वाइज आपको नोट्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगी और साथ ही साथ हर एक चैप्टर में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप अप्रैल या अक्टूबर 24 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है पेंटिंग का उसको रिवाइज किया गया है। तो जो आपके चैप्टर्स हैं जो अभी आपके आने वाले हैं अप्रैल या अक्टूबर 24 के सेशन में या फिर उसके बाद के सेशन में, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ये अपडेटेड आपके लिए नोट्स हम लेकर के आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पहुंचती रहें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे पेंटिंग के हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर इस वीडियो के नोट्स आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन सबसे पहले आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ें, समझें, उसके बाद जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ पहले कि भी आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब आपका सिलेबस क्या है। एनआईएस बोर्ड ने आपके सिलेबस को बिफरकेट किया है, मतलब आपके सिलेबस को विभाजित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये न्यू वाला जो कोर्स है पेंटिंग का वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और 40% जो है आपके ओवरऑल सिलेबस का वो टीएमए के पोर्शन में रखा गया है, जिसमें टोटल 5 लेसन हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, ठीक है। अगर हम बात करें कि भी आपको पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, तो ये टोटल आपके 10 लेसन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो आपके 10 लेसन हैं उनको ही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आपको ये टीएमए का सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वीडियो फॉर्म में भी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना सॉल्व असाइनमेंट या फिर सॉल्व प्रैक्टिकल भी ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला, ठीक है। द चैप्टर डिस्कसेस 3 सिग्निफिकेंट साइट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इन इंडिया: मिर्जापुर, पांचमर्ची एंड भीमबेटका. Each site showcases ancient artworks dating back to around 5000 BC. The paintings depict scenes of primitive life, including hunting, herding and human animals interactions. देखो ये जो लेसन है ना वो डिस्कस करता है जो भारत में प्री हिस्टोरिक टाइम था, मतलब प्री हिस्टोरिक जो आपकी पेंटिंग्स थी उनको। अब प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक पत्थर चित्रकला उनके 3 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बात करता है, जिसमें आपका मिर्जापुर, पंचमढ़ी और भीमबेटका, तो इस पर इसमें चर्चा की गई है। हर एक स्थल प्राचीन कलाओं को प्रस्तुत करता है जो कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो पेंटिंग है, जो चित्रकलाएं हैं, इनमें प्राचीन जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिसमें कि शिकार, पशुपालन और मानव पशु अंतर्वासना को शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें शोकेस करते हैं। दे आर क्रिएटेड यूजिंग अर्थ एंड मिनरल कलर्स, शोइंग लिमिटेड बट एक्सप्रेसिव यूज ऑफ पिगमेंट्स. The artworks provides insights into the lifestyles and activities of early humans, offering a glimpses into their relationship with nature and their artistic expressions. यानी ये जो चित्रकलाएं हैं इनमें प्राचीन जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिसमें है शिकार करना, पशुपालन करना और मानव पशु अंतर्वासना शामिल है। इन्हें पृथ्वी और खनिज रंगों का उपयोग करके बनाया गया है, ठीक है, जिसमें रंगों का सीमित परंपरागत उपयोग दिखाया गया है, लेकिन जो इसकी अभिव्यक्ति है उसका उपयोग किया गया है। यह कलाएं प्रारंभिक मानवों के जीवन शैली, यानी जो स्टार्टिंग का मनुष्य हुआ करता था उसकी क्या जीवन शैली थी, वो लोग क्या एक्टिविटीज़ करते थे, तो उसके बारे में अंदरूनी सूचनाएं, अंदर की सूचनाएं ये प्रदान करती हैं। प्राचीन मानवों के प्रकृति के साथ संबंध कैसे थे और उनके कलात्मक अभिव्यक्तियों की झलक भी ये प्रस्तुत करती है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर इसकी समरी देख ली है। अभी हम देखेंगे कि भी आपके जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनते हैं वो किस किस टाइप के बनते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम देखें, द मीडियम ऑफ प्रीमिटिव हंटर्स पेंटिंग्स आर डैश एंड डैश, यानी जो आदिम शिकारी थे चित्रकला के माध्यम कौन कौन से थे, तो इनके जो आंसर्स हैं वो भी आपके सामने है। अर्थ एंड मिनरल कलर, ठीक है, पृथ्वी और मिनरल यानी खनिज, कलर रंग। नेक्स्ट है कलर्स ऑफ पिगमेंट यूज्ड इन द पेंटिंग्स आर डैश एंड डैश, तो इसका जो आंसर है वो है रेड, ब्लैक एंड येलो, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ रॉक पेंटिंग इज डैश, तो जो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है रॉक पेंटिंग का वो क्या है, वो है आप देख सकते हैं हंटिंग, यानी शिकार करना।
अब देखिए टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यानी ये आपके क्या है, ये आपके MCQ हैं। 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, जो आपको ठीक लगेगा आप उसी पर टिक करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेम द कलर्स ऑफ पंचमढ़ी पेंटिंग, तो वाइट ऑन रेड था, यानी पंचमढ़ी पेंटिंग का जो नेम कलर्स उसमें यूज थे वो कौन कौन से कलर थे, तो वाइट और रेड थे। राइट द लोकेशन ऑफ पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी की लोकेशन क्या थी आपको बतानी है, तो ये थी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये रहा, ये हिंदी में भी यही है आपका कि भी पंचमढ़ी चित्रकला के रंगों के नाम बताइए, है ना। तो ये यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें ना आपको बताना पड़ेगा कुछ लाइंस में। तो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में पाई जाने वाली प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर प्रेजेंस इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स डिपिक्टिंग सीन्स ऑफ डेली लाइफ, हंटिंग, रिचुअल्स एंड एनिमल्स। जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसकी विशेषता शैल आश्रयों और गुफाओं में उनकी उपस्थिति है, जिनमें क्या है, जो डेली जीवन होता था, शिकार करना, अनुष्ठान और जानवरों के दृश्यों को दिखाया गया है। दे ऑफन यूटिलाइज नेचुरल पिगमेंट्स एंड शो स्टाइलाइज्ड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स विद लिमिटेड पर्सपेक्टिव. These paintings offer insights into the cultural, social and spiritual practices of ancient Indian societies. वे अक्सर क्या करते हैं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं और सीमित यानी लिमिटेड परिप्रेक्ष्य के साथ शैलीगत ज्यामितीय रूप दिखाते हैं। ये पेंटिंग प्राचीन भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स प्ले इन द लाइव्स ऑफ एंशिएंट कम्युनिटीज एंड हाउ वर दे लाइकली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड। यानी जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है उन्होंने प्राचीन समुदायों यानी पुराने टाइम के समुदायों के जीवन में क्या भूमिका निभाई और संभवतः उनका निर्माण और रखरखाव कैसे किया गया। देखो, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग सर्व्ड एज कम्युनिकेशन टूल्स फॉर एंशिएंट कम्युनिटीज डिपिक्टिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. They were likely created using natural pigments and maintained through periodic touch-ups. The choice of remote locations helped preserve them from environmental damage. यानी प्रागैतिहासिक चित्रकला ने प्राचीन समुदायों के जीवन में देखो क्या भूमिका निभाई। प्रागैतिहासिक पेंटिंग प्राचीन समुदायों के लिए संचार उपकरण के रूप में कार्य करती थी, जो सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं को दर्शाती थी। वे संभवतः प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाए गए थे और समय समय पर टचअप के माध्यम से बनाए रखा गया था। दूरस्थ स्थानों के चयन से उन्हें पर्यावरणीय क्षति से बचाने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट साइट्स वेयर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन इंडिया। यानी भारत में कुछ ऐसे प्रमुख स्थल कहाँ हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए जाते हैं। देखो, प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया इंक्लूड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी हिल्स इन मध्य प्रदेश, कैमूर हिल्स इन उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, सिंगंगपुर इन गुजरात एंड छत्तीसगढ़ प्लेट इन छत्तीसगढ़। तो देखो, भारत में जो जगह हैं प्रमुख स्थल हैं वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक शेल्टर है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पहाड़ियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में कैमूर पहाड़ियाँ हैं और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, गुजरात में सिंगनपुर और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पठार शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एनालाइज द टेक्निक्स यूज्ड इन द प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग्स सच एज द एप्लीकेशन ऑफ पिगमेंट्स एंड द क्रिएशन ऑफ स्टाइलाइज्ड फॉर्म्स। देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का विश्लेषण करो, जैसे कि रंग द्रव्य का अनुप्रयोग और शैलीबद्ध रूपों का निर्माण। प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग्स यूज नेचुरल पिगमेंट्स applied with fingers, brushes or blowing through rays. They features stylized forms with simplified geometric shapes, conveying movement and vitality while representing cultural beliefs of narratives. प्रागैतिहासिक जो भारतीय चित्रकला है उसमें प्राकृतिक रंग द्रव्य का उपयोग उंगलियों, ब्रश या सरकंडे के माध्यम से उड़ाने से किया जाता था। वे सरलीकृत ज्यामितीय आकृतियों के साथ शैलीगत रूप पेश करते हैं, जो कि सांस्कृतिक मान्यताओं या आख्यानों का प्रतिनिधित्व करते हुए आंदोलन और जीवन शक्ति को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एट लीस्ट वन एनिमल इन दी फाइटर्स पेंटिंग। यानी जो फाइटर पेंटिंग है उसमें कम से कम एक जानवर की आपको पहचान करनी है। तो इन दी फाइटर्स पेंटिंग्स एट लीस्ट वन एनिमल डिपिक्टेड इज अ हॉर्स। तो देखो, उस पेंटिंग में जो कम से कम एक जानवर है ना, वो कौन सा है, घोड़ा है। कौन सी पेंटिंग में, फाइटर्स पेंटिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेथड एंड मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, यानी प्रागैतिहासिक चित्र शैल चित्रों की विधि और सामग्री पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स यूज्ड नेचुरल पिगमेंट्स फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट्स मिक्स्ड विद वाटर, एनिमल फैट और प्लांट sap. Artists applied these pigments to cave walls using fingers, brushes, or blowing through reeds. These paintings provide insights into ancient cultures and were made with simple yet effective methods. यानी प्रागैतिहासिक शैलचित्रों में पानी, पशु वसा या पौधों के रस के साथ मिश्रित खनिजों और पौधों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था और कलाकारों ने ना इन रंगों को उंगलियों, ब्रशों या सरकंडे में फूंक मारकर गुफा की दीवारों पर लगाया। ये पेंटिंग प्राचीन संस्कृतियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और सरल लेकिन प्रभावी तरीके से ये बनाई गई हैं। है तो सिंपल लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ना हमने अपना एक लेसन कंप्लीट कर लिया है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में है। आपको पढ़ना है चैप्टर 2, जिसका की नाम है पेंटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रकला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। देखो, the chapter delves into the rich artistic heritage of Indus Valley civilization through its pottery decoration. It showcases the diversity of designs, including animals forms, geometric patterns, and birds motifs found on pottery pieces dating back to around 2500 BC. These artworks exhibit a remarkable blend of aesthetic sensibilities and technical skill, reflecting the sophistication of ancient artisans. The pottery adorned with intricate designs and painted with mineral colors serves as a window into the cultural and artistic practices of the Harappan period. Each piece, whether depicting bulls, tigers, or peacocks, demonstrates the mystery of forms and composition by the artist. The geometric patterns arranged in symmetrical and asymmetrical designs add depth and complexity to the artwork. Through meticulous brushwork and attention to detail, the potters of the Indus Valley civilization created timeless pieces that not only served practical purpose but also stood as expression of artistic expression and cultural identity. Overall, the chapter provides a fascinating glimpses into the artistic achievements of one of the world's oldest civilization. ये जो लेसन है ना, वो मिट्टी के बर्तनों की सजावट के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता की समृद्ध कलात्मक विरासत पर प्रकाश डालता है। इसमें क्या था मेन? इसमें थे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तनों की सजावट के थ्रू ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, उसमें कितना समृद्ध कलात्मक विरासत थी, उस पर ये प्रकाश डालता है। देखो, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर, यानी 2500 ईसा पूर्व मिट्टी के जो बर्तन पाए गए थे ना, उनके टुकड़ों पर पाए जाने वाले जानवरों के आकार, ज्यामितीय पैटर्न और पक्षी रूपांकनों सहित डिजाइनों की विविधता को ये प्रदर्शित करता है। ये कलाकृतियाँ सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं और तकनीकी कौशलों का एक उल्लेखनीय मिश्रण प्रदर्शित करती हैं, जो कि प्राचीन कारीगरों की परिष्कार को दर्शाती हैं। जटिल डिजाइनों से सुसज्जित और खनिज रंगों से चित्रित मिट्टी के बर्तन जो है ना, वो हड़प्पा काल की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रथाओं में एक खिड़की का रूप का कार्य करते हैं। हर एक टुकड़ा, चाहे वो बैल, बाघ या मोर का चित्रण हो, कलाकारों द्वारा रूप और रचना की निपुणता को प्रदर्शित करता है। सम्मिति और असम्मिति डिजाइनों में व्यवस्थित ज्यामितीय जो पैटर्न कलाकृति में गहराई और जटिलता जोड़ते हैं। सावधानी पूर्वक ब्रश वर्क और विवरण पर ध्यान देकर सिंधु घाटी सभ्यता के कुम्हारों ने क्या किया है? कलालीत टुकड़े बनाए, जो न केवल व्यवहारिक उद्देश्यों को पूरा करते थे, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति और जो सांस्कृतिक पहचान है, उसकी भी पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में भी खड़े थे। कुल मिलाकर ये जो पूरा लेसन है, वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की कलात्मक उपलब्धियों की एक आकर्षक झलक प्रदान करता है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनमें से एक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, जो कि काफ़ी प्रचलित है। तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो चीज़ें मिली, उनकी कलात्मक उपलब्धियों की ये एक अच्छी खासी झलक दिखाता है। चलिए, अभी हम देखेंगे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। सो जो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जैसे कि व्हाट आर द बेस कलर्स ऑफ हड़प्पन पॉटरी। तो देखो, हड़प्पन सभ्यता जो है
हड़प्पन पॉटरी, सॉरी, हड़प्पन जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके आधार रंग क्या है, जो बेस कलर है उनका वो क्या है, रेड एंड बफ। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, लाल और बफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट एनिमल्स आर फाउंड डिपिक्टेड इन दी पॉट्स एंड जार्स, यानी पोट्स और जार्स, जार में कौन से जानवर चित्रित किए गए हैं, बर्तनों और जारों के ऊपर कौन से जानवर बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, टाइगर एंड स्नेक, या बुलन फिश, या फिर बुलन बर्ड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो सभी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, क्योंकि बर्तनों और जार में जो है ना वो कौन से जानवर चित्रित किए गए हैं, वो बाघ और सांप, बैल और मछली, बैल और पक्षी, ये सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ 2 पॉटरीज विद बर्ड्स मोटिव्स। ठीक है, आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं किस चीज़ के, बर्ड मोटिव्स के। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉटरी विद बर्ड एंड मोटिव्स आर, कौन कौन से हैं आपके, एक तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉटरी और दूसरा है आपका माजापट्टी। ठीक है, माजापट्टी एम्पायर पॉटरी। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉटरी जो है इसमें क्या है, ओपन फीचर्स इंट्रिकेट बर्ड्स मोटिव सच एज द कप विद द बर्ड मोटिव फाउंड एट हड़प्पा, यानी जो पक्षी रूपांकनों वाले 2 मिट्टी के जो बर्तन हैं ना, उनके जो 2 उदाहरण हैं उनमें पहला तो यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन। तो इसमें क्या है कि अक्सर जटिल पक्षी रूपांकनों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हड़प्पा में पाए जाने वाले पक्षी रूपांकनों वाला कप। दूसरा है आपका माजापहित साम्राज्य, तो इसमें क्या थे, इसकी मिट्टी के बर्तन कैसे थे, फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स स्टाइलाइज्ड बर्ड्स एज सीन इन दी माजापहित बर्ड बाउल सिम्बलाइजिंग पावर एंड प्रेस्टिज, यानी इसमें क्या थे, माजापहित साम्राज्य मिट्टी के बर्तन में के अक्सर शैलीबद्ध पक्षी शामिल होते हैं, जैसे कि माजापहित बर्ड बाउल में देखा जाता है, जो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये किस चीज़ का सिंबल है, शक्ति और प्रतिष्ठा का यानी पावर एंड प्रेस्टीज का। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंटिंग फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले चित्रों की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। मुख्य विशेषताएं का मतलब क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक। द पेंटिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फीचर naturalistic depictions with stylized forms, limited color platters and geometric patterns, and scenes from daily life. They were executed using mineral pigments on various surfaces and reflect the civilization's connection with nature and artistic sophistication. सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में शैलीबद्ध रूपों में सीमित रंग, पट्टियों, ज्यामितीय पैटर्न और दैनिक जीवन के दृश्यों के साथ प्राकृतिक चित्रण शामिल हैं। इन्हें विभिन्न सतहों पर खनिज रंगों का उपयोग करके निष्पादित किया गया था और ये प्रकृति और कलात्मक परिष्कार के साथ साथ सभ्यता के संबंध को दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस द टेक्निक्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ पेंटिंग्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना उसमें चित्रों के निर्माण में कौन कौन सी टेक्निक और सामग्री इस्तेमाल की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है पेंटिंग्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर created using mineral pigments mixed with binding agents. These were applied onto surfaces as pottery, walls or seals using freehand techniques or stencil-like impressions. The pigments were then baked on or fire to preserve the artwork. यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पेंटिंग्स को बाइंडिंग एजेंटों के साथ मिश्रित खनिज रंगों का उपयोग करके बनाया गया था। इन्हें फ्री हैंड टेक्निक या स्टेनसिल जैसी छापों का उपयोग करके मिट्टी के बर्तनों, दीवारों, मोहरों जैसी सतहों पर लागू किया गया था। फिर कलाकृति को संरक्षित करने के लिए रंग द्रव्य को पकाया या जलाया गया। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल मोटिव्स इन द पेंटिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में जो पशु रूपांकन है उनके महत्व का विश्लेषण करना है। देखो एनिमल मोटिव्स इन द पेंटिंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन होल्ड कल्चरल, सिंबलिक एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. They reflect reverence for nature, may have been associated with religious rituals, served practical purposes like identifying food sources, and contributed to cultural identity and artistic expression. सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों में पशु रूपांकनों का सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और व्यवहारिक महत्व है। वे प्रकृति के प्रति श्रद्धा दर्शाते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े भी हो सकते हैं, खाद्य स्रोतों की पहचान करने जैसे व्यवहारिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं और सांस्कृतिक पहचान और कलात्मक अभिव्यक्ति में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस पॉटरीज, आर द डिजाइंस इन द पॉट सिमिलर और डाइवर्सिफाइड।
देखो पॉटरी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेरिएड इन साइज एंड शेप फ्रॉम स्मॉल वेसल्स टू लार्ज स्टोरेज jars. They were typically well made with sturdy structures. Designs on the pottery ranged from geometric patterns to more elaborate motifs inspired by the nature, exhibiting both similarities and diversification across different vessels. तो इसमें क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन छोटे बर्तनों से लेकर बड़े भंडारण जार तक आकार और आकार में भिन्न थे। वे आमतौर पर मजबूत संरचनाओं के साथ अच्छी तरह से बनाए गए थे। मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन ज्यामितीय पैटर्न से लेकर प्रकृति से प्रेरित अधिक विस्तृत रूपांकनों तक होते हैं, जो विभिन्न जहाजों में समानता और विविधता दोनों प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द अर्लीस्ट पोट्री फाउंड, यानी जो सबसे पहला मिट्टी का बर्तन है वो कब पाया गया था। तो देखो इसका जो आंसर है वो ये है, द अर्लीस्ट पोट्री फाउंड डेट्स बैक टू अराउंड 20,000 ईयर्स एगो ड्यूरिंग द अपर पैलियोथिक पीरियड. Pottery fragments discovered in China and Japan are among the earliest examples of ceramic artifacts made by humans. सबसे पुरानी मिट्टी के बर्तन लगभग 2000 साल पहले ऊपरी पुरापाषाण काल के दौरान मिले थे। चीन और जापान में खोजे गए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मानव द्वारा बनाई गई चीनी मिट्टी की कलाकृतियों की शुरुआती उदाहरणों में से एक है। चलिए यहाँ पर हमने अपना ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग। यानी अजंता और पोस्ट अजंता पेंटिंग कौन कौन सी हैं, पहले हम उसके बारे में देखेंगे। The chapter explores the diverse range of paintings found in India caves, focusing on notable examples from Ajanta and Bagh caves. In Ajanta, the Buddhist Avaloki Statue and paintings stand out, depicting compassion and spirituality through exquisite detail and vibrant colors. Apsara paintings highlight the grace and beauty of female figures, showcasing the mystery of composition and technique by the artist. The ceiling decoration in Ajanta caves reveal intricate motifs and patterns, reflecting the artist's attention to detail and skill in creating diverse designs. Moving to Bagh caves, the dancing panel painting captures the vibrancy of core dancers, depicting their graceful movements and elaborate costumes with remarkable realism. Despite the loss of some cave paintings, those that remain offer a glimpse into India's rich mural painting tradition, showcasing the talent and creativity of ancient artists. यानी ये जो लेसन है वो अजंता और बाघ गुफाओं का उल्लेखनीय उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय गुफाओं में पाए जाने वाले चित्रों की बहुत सारी श्रृंखला की पड़ताल करता है। अजंता में क्या हुआ, बोधिसत्व अवलोक की तेश्वर पेंटिंग जो है उत्कृष्ट विवरण और जीवत रंगों के माध्यम से करुणा और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। अप्सरा पेंटिंग जो महिलाओं की आकृतियों की सुंदरता होती है, सुंदरता को उजागर करती है, जो कि कलाकारों की रचना और तकनीकी निपुणता को भी प्रदर्शित करती है। अजंता की गुफाओं में छत की सजावट से जटिल रूपांकनों और पैटर्न का पता चलता है, जो कि अलग अलग डिज़ाइन बनाने में कलाकार के ध्यान और कौशल को दर्शाता है। बाघ की गुफाओं की ओर बढ़ते हुए डांसिंग पैनल पेंटिंग दरबारी नर्तकियों की जीवंतता को दर्शाती है, उनके सुंदर आंदोलनों और विस्तृत वेशभूषा का उल्लेखनीय यथार्थवाद के साथ चित्रण करती है। कुछ गुफा चित्रों के नष्ट होने के बावजूद जो बचे हैं ना, वो भारत की समृद्ध भित्ति चित्र परंपरा की झलक दिखाते हैं, जो कि प्राचीन कलाकारों की प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व अवलोकित क्षेत्र बिलोंग्स टू, यानी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, केव नंबर 1 से, 2 से, 12 या फिर 13। तो देखो गुफा नंबर जो 1 है यानी केव नंबर 1, इसको ये बिलोंग करता है। अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कहाँ इसका है। व्हाट इज द टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग, यानी पेंटिंग का शीर्षक या विषय क्या है। पहला आपका ऑप्शन है लॉर्ड बोधिसत्व, या फिर दूसरा है आपका गॉड, दूसरा है आपका बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, या फिर तीसरा है आपका गॉड बोधिसत्व, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बोधिसत्व अवलोकितेश्वर।
नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट है आपका डैश मीडियम इज यूज्ड इन दी पेंटिंग, यानी इस पेंटिंग में कौन से माध्यम का, कौन से मीडियम का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो है टेम्परा। सेकेंड है आपका द लॉन्ग पैनल्स एंड बॉर्डर्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव्स आर पेंटेड विद डैश 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 एक्सेट्रा टू क्रिएट डाइवर्स पैटर्न्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यू, यानी गुफाओं की छत के लंबे पैनल और बॉर्डर को किन किन चीज़ों से, हंस, पक्षी और कमल, इनसे चित्रित किया गया है। तो ये आपके इसके आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका वाई इज गुप्ता पीरियड कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, यानी जो गुप्त काल था उसको इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास, कला के जो इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण काल उसको क्यों माना जाता है, कि भी गुप्त काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, बताइए क्यों है, तो इसको महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। द गुप्ता पीरियड अराउंड 320 to 550 CE stands out in the art history for its golden age, characterized by flourishing art, literature, and intellectual advancements. Rulers' patronage led to exquisite sculptures, innovative temple and cave architecture, and significant contributions to Sanskrit literature, making it a pinnacle of artistic achievements and cultural sophistication in ancient India. गुप्त काल जो लगभग 320 से 550 ईसा पूर्व काल के कला के इतिहास में अपने स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है, मतलब एक तरीके से इसका सोने का काल था, ये सोने का युग था इसका, ये जो समृद्ध कला, साहित्य और बौद्धिक प्रकृति की विशेषता है। शासकों के संरक्षण की वजह से उत्कृष्ट मूर्तियाँ, नवीन मंदिर और गुफा वास्तुकला और संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हुआ, जिससे ये प्राचीन भारत में कलात्मक उपलब्धि और सांस्कृतिक परिष्कार का ये शिखर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What are अप्सराज एंड हाउ आर दे रिप्रेजेंटेड इन अजंता पेंटिंग्स, यानी अप्सराएं क्या हैं और उन्हें अजंता चित्रों में कैसे दिखाया गया है। देखो अप्सराज आर सेलेस्टिक निम्फ्स नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड ग्रेस। अप्सराएं क्या हैं, दिव्य अप्सराएं हैं जो अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। इन अजंता पेंटिंग्स दे आर डिपिक्टेड एज ब्यूटीफुल वुमेन अडॉर्न्ड विद ज्वेलरी, डांसिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन हेवनली सेटिंग सिंबलाइजिंग डिवाइन एलिगेंस। तो अजंता के जो चित्र हैं उनमें जो वुमेन होती हैं, अप्सराएं होती हैं, मतलब उन्हें आभूषणों से सुसज्जित सुंदर महिलाओं के रूप में चित्रित किया गया है, जो स्वर्गीय सेटिंग में नृत्य करती हैं या संगीत वाद्य यंत्र बजाती हैं, जो दिव्य सुंदरता का अपने आप में प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द टेक्निक यूज्ड इन क्रिएटिंग अजंता केव पेंटिंग्स, यानी अजंता गुफा चित्र बनाने में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में बताइए। देखो अजंता केव पेंटिंग्स वर क्रिएटेड यूजिंग अ फ्रेस्को टेक्निक। फ्रेस्को टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, उस टेक्निक से इसको बनाया गया है जहाँ पर आर्टिस्ट अप्लाइड नेचुरल पिगमेंट्स मिक्सड विद वाटर ऑन टू वेट प्लास्टर वॉल्स। तो इसमें क्या करते हैं कलाकार जो है, इन्होंने गीली प्लास्टर की दीवारों पर पानी के साथ मिश्रित प्राकृतिक रंग द्रव्य लगाया था। दे ड्रू आउटलाइंस फर्स्ट, देन लेयर्ड कलर्स एंड एडेड डिटेल फॉर रिचनेस। द पेंटिंग्स वर फिनिश्ड विद अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। उन्होंने पहले इसमें क्या किया, रूपरेखाएं बनाई, फिर रंगों की परतें बनाई और समृद्धि के लिए विवरण जोड़े। चित्रों को एक सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्टाइल एंड थीम्स ऑफ अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग्स। यहाँ पर देखो आपको दो चीज़ों के बारे में बताना है, अजंता और पोस्ट अजंता पेंटिंग्स, यानी अजंता और उसके बाद की जो अजंता चित्रकला की शैलियाँ थी और उनके विषयों की तुलना करनी है, आपको तुलना करना है और उसका अंतर भी बताना है, यानी कंपेयर करना है और कंट्रास्ट भी आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम। Ajanta paintings focus on religious themes characterized by meticulous detailing and vibrant colors reflecting Buddhist narratives and spiritual techniques। यानी अजंता की पेंटिंग धार्मिक विषयों पर केंद्रित है, जिनमें क्या है सूक्ष्म विवरण और जीवत रंग शामिल है, जो बौद्ध कथाओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। पोस्ट अजंता पेंटिंग जो है एग्जिबिट डाइवर्स स्टाइल्स एंड थीम्स इंक्लूडिंग रिलीजियस, कोर्टली एंड रोमांटिक सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्टिंग रीजनल
एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जबकि अजंता के जो बाद की पेंटिंग है यानी पोस्ट अजंता, ये जो है देखो यहाँ तक तो अजंता के बारे में है, फिर यहाँ से अजंता के बाद की जो पेंटिंग्स है उनमें विविध शैलियों और विषयों को प्रदर्शित करती है, जिनमें क्या है धार्मिक, दरबारी और रोमांटिक विषय शामिल हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, वाइल अजंता पेंटिंग्स एम्फेसाइज मोरल एंड एथिकल टेक्निक्स, पोस्ट अजंता पेंटिंग्स प्रायोरिटाइज एस्थेटिक ब्यूटी एंड विजुअल अपील, शोकेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट ओवर टाइम। इसमें क्या है कि जो अजंता, जबकि जो अजंता की पेंटिंग है नैतिक और नैतिक शिक्षाओं पर जोर देती है, अजंता के बाद की पेंटिंग सौंदर्य और दृश्य अपील को प्राथमिकता देती है, जो समय के साथ भारतीय कला के विकास को दर्शाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द वॉल ऑफ अजंता प्रिपेयर्ड। अजंता की वॉल कैसे तैयार हुई, अजंता की दीवार कैसे तैयार हुई, ये आपको बताना है। इसका आंसर है द वॉल्स ऑफ अजंता वर प्रिपेयर्ड बाय अप्लाइंग अ मिक्सचर ऑफ क्ले, राइस husk, cattle dung and gum. This mixture provided a suitable surface for painting and helped in retaining the colors. After the preparation, the artists drew outlines of the figures and motifs using dark brown or black pigments as guidelines for the subsequent painting process. अजंता की दीवारें जो है ना उसके बारे में पूछा गया है कि उसकी दीवारें कैसे तैयार हुई। अजंता की दीवारें मिट्टी, चावल की भूसी, गोबर और गोंद का मिश्रण लगाकर तैयार की गई थी। इस मिश्रण ने पेंटिंग के लिए उपयुक्त सतह प्रदान की और रंगों को बनाए रखने में मदद की। तैयारी के बाद कलाकारों के बाद की पेंटिंग प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देशों के रूप में गहरे भूरे या काले रंगों का उपयोग करके आकृतियों और रूपांकनों की रूपरेखा तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पीरियड वो अजंता पेंटिंग्स डन, यानी कौन सा वो पीरियड था, कौन सा काल था जिसमें अजंता पेंटिंग बनाई गई, ये आपको बताना है। आंसर है द अजंता पेंटिंग्स वो डन प्राइमरली ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। ठीक है, जो अजंता पेंटिंग थी वो मुख्य रूप से ना गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी, विच इज़ कॉमनली डेटेड फ्रॉम अराउंड द 5th to 7th सेंचुरी CE, जो कि आमतौर पर 5वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज नोन बाय द टाइटल विक्रम आदित्य एंड वाई, यानी विक्रम आदित्य की उपाधि से किसे जाना जाता है, ठीक है, और क्यों जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको विक्रम आदित्य के बारे में बताना है। विक्रमादित्य was a title associated with legendary Indian kings known for their valor and wisdom, यानी विक्रमादित्य की उपाधि जो थी एक वो प्रसिद्ध भारतीय राजाओं से जुड़ी थी जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, वन नोटेबल फिगर इज चंद्रगुप्ता सेकंड, अ रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द 4th and 5th सेंचुरी CE। अब देखो एक इसमें उल्लेखनीय व्यक्ति कौन थे, एक थे इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुप्त साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where are Ajanta caves situated? When and by whom were Ajanta caves discovered? अजंता केव्स जो है वो कहाँ पर स्थित हैं और अजंता की गुफाओं की खोज कब और किसने की थी। अजंता केव्स जो है वो इन महाराष्ट्र में है, मतलब महाराष्ट्र में है जो कि इंडिया में है। They were discovered in the early 19th century by British officer John Smith। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में है और इनकी खोज 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश के एक अधिकारी जिनका क्या नाम था, उनका नाम था जॉन स्मिथ, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। चलिए अब जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मिडाइवल पीरियड पेंटिंग, यानी जो बीच का काल था, मध्यकाल था। ठीक है, मध्यकाल की चित्रकला उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस पाल, जैन एंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स। Pal miniatures dating back to the 10th century depict Mahayana Buddhist theme with delicate outlines and vibrant colors, exemplified by Panchraksha Tara. Jain palm leaves paintings flourishing from the 10th to 14th century illustrate Jain text like Kalp Sutra with angular figures and vivid hues. Rajasthani paintings evolving in the 16th century featuring themes ranging from religious to secular as seen in the Todi Ragini from the Ragmala series. Each style exhibits unique techniques and themes reflecting
रिफ्लेक्टिंग इंडियाज डाइवर्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज। ये जो लेसन है ना, इसमें पाला, जैन और राजस्थानी लघु चित्रों का परिचय दिया गया है। 10वीं शताब्दी के पाल लघु चित्र महायान बौद्ध विश्वों को नाजुक रूपरेखा और जीवंत रंगों के साथ चित्रित करते हैं, जिनका एग्जाम्पल पंचराक्ष तारा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक फली फूली जैन ताड़ के पत्तों की पेंटिंग कल्पसूत्र जैसे जैन ग्रंथों को कोणीय आकृतियों और ज्वलंत रंगों के साथ चित्रित करती है। 16वीं शताब्दी में विकसित हुई राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक से लेकर के धर्मनिरपेक्ष ये इन सभी चीज़ों तक के विषय शामिल है, जैसा कि रागमाला श्रृंखला की टोड़ी रागनी में देखा गया है। हर एक शैली अद्वितीय तकनीकों और विषयों को प्रदर्शित करती है, जो भारत की विविध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दर्शाती है। चलिए, पहला जो इसका MCQ है वो है कि भाई व्हाट वर सम कॉमन थीम्स डिपिक्टेड इन मेडाइवल पीरियड पेंटिंग्स, यानी मध्यकालीन चित्रों में दर्शाए गए कुछ सामान्य विषय क्या थे। ठीक है, जैसे कि पहला रिलीजियस नैरेटिव्स यानी धार्मिक आख्यान, या फिर कोर्टली सीन्स, या फिर पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर एंड नोबिलिटी यानी शासकों और कुलीनों के चित्र, या फिर सेक्युलर थीम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका जो आंसर है राइट वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मध्यकालीन चित्रों में मेडाइवल पेंटिंग्स में दिखाई गई हैं, उनका ये सामान्य विषय थे, ये चीज़ें दिखती थी उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी पैट्रोनाइज द पाला मिनिएचर पेंटिंग्स ड्यूरिंग द 10th century CE, यानी 10th century CE 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किस राजवंश ने पाल लघु चित्रकला को संरक्षण दिया। तो 4 ऑप्शन है आपका, गुप्त, मौर्य, पाला या चोल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है पाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जैन मिनिएचर पेंटिंग्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी जो जैन लघु चित्र थे मुख्य रूप से किस धार्मिक परंपरा से वो जुड़े हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुइज्म से यानी हिंदू धर्म से, या बुद्धिज्म से यानी बौद्धिक धर्म से, या जैनिज्म से यानी जैन धर्म से, या फिर सिखिज्म यानी सिख धर्म से। तो देखो जो जैन लघु चित्र थे वो मुख्य रूप से किस धार्मिक परंपरा से जुड़े हैं, वो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी जैनिज्म से वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टेक्निक एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाल मिनिएचर पेंटिंग्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पाल लघु चित्रकला की तकनीक है और उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताना है। पाल लघु चित्रकला की तकनीक और विशेषताएं। Pal miniature paintings originated in the 10th century CE during the reign of Mahapal, a flower of the Mahayana Buddhist cult. They are some of the earliest examples of miniature paintings in India, found in palm leaf manuscripts of Buddhist texts like the Astrarakshya Paramita. These paintings were commissioned by laymen, monks or princes and were offering to gain spiritual merits. यानी पाल लघु चित्रकला की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी में महायान बौद्ध पंथ के अनुयायी किन्होंने की, महापाल के शासन के दौरान हुई। उनका जो शासनकाल चल रहा था उस दौरान हुई। वे भारत में लघु चित्रों के कुछ शुरुआती उदाहरण हैं, जो अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता जैसे बौद्ध ग्रंथों की ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियों में पाए जाते हैं। ये पेंटिंग आम लोगों, भिक्षुओं या राजकुमारों द्वारा बनाई गई थी और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करने के लिए भेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पंचरक्षा तारा पेंटिंग, यानी पंचरक्षा तारा पेंटिंग का जो क्या महत्व है वो आपको बताना है। देखिए, द पंचरक्षा तारा पेंटिंग इज अ पाल मिनिएचर पेंटिंग डेटिंग बैक टू 1080 CE. It depicts the Mahayan Buddhist deity Tara seated in Padmasan pose with one arm in Abhayan Mudra. The painting showcases vibrant colors, contrasting yet harmonious combinations and a highly stylized approach to figure representation. It exemplified the artistic excellence and spiritual devotion of the Pal period, contributing to the rich heritage of Indian miniature art. पंचरक्षित जो तारा पेंटिंग है ना, वो 1080 ईसा पूर्व की एक पाल लघु पेंटिंग है। इसमें क्या है, महायान बौद्ध देवता तारा को पद्मासन मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जो बौद्ध देवता थे उनको। पेंटिंग जीवंत रंगों, विरोधाभासी लेकिन सामंजस्यपूर्ण संयोजनों और आकृति प्रतिनिधित्व के लिए एक अच्छा शैलीबद्ध दृष्टिकोण को ये प्रदर्शित करती है। ये पाल काल की कलात्मक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक भक्ति का उदाहरण है, जो भारतीय लघु चित्रकला की समृद्ध विरासत में योगदान देता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीडियम यूज्ड इन जैन मिनिएचर पेंटिंग, यानी जो जैन लघु चित्रकला है उसमें किस माध्यम का प्रयोग किया जाता था। द मीडियम यूज्ड इन जैन मिनिएचर पेंटिंग वाज प्राइमरली टेम्परा ऑन पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, लेटर सम पेंटिंग्स वर आल्सो डन ऑन पेपर। ठीक है, यानी जो जैन लघु चित्रकला ही इसमें प्रयुक्त माध्यम जो है कौन सा था, मुख्य रूप से ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों पर तड़का था। बाद में कुछ चित्र कागज पर भी बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रीफली द बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ द मेडाइवल पीरियड एंड मिनिएचर पेंटिंग्स। यहाँ पर आपको बताना है कि मध्यकाल और लघु चित्रकला की पृष्ठभूमि और विकास को संक्षेप में समझाइए। ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड इन इंडिया, जो कि 6th to 18th सेंचुरी सीई तक था, मिनिएचर पेंटिंग थ्राइव्ड अंडर रॉयल पैट्रोनज डिपिक्टिंग रिलीजियस, कॉर्टली एंड हिस्टोरिकल थीम्स। भारत में मध्यकाल 6वीं से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान धार्मिक, दरबारी और ऐतिहासिक विषयों को चित्रित करने वाली लघु चित्रकला शाही संरक्षण में फली फूली। ठीक है, इसमें है आगे आपका इट evolved into distinct regional styles such as मुगल, राजपूत, डेक्कन एंड पहाड़ी schools, showcasing India's rich cultural heritage and influencing subsequent artistic traditions। इसमें क्या था कि मुगल, राजपूत, दक्कन और पहाड़ी स्कूलों जैसी विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों में विकसित हुआ ये, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और बाद की कलात्मक परंपराओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द जैन स्टाइल, यानी यहाँ पर आपको जैन स्टाइल के फीचर्स के बारे में बताना है, विशेषताएं बतानी है। तो देखो जैन शैली की विशेषताएं क्या थी। द जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स फीचर्स एंगुलर ड्राइंग, वाइब्रेंट कलर्स एंड रिलीजियस थीम्स, रेड बैकग्राउंड, रिदमिक linear patterns and a sense of volume are also characteristic। Overall, Jain paintings are visually striking representations of Jain religious beliefs and techniques। तो जो जैन चित्रकला थी वो चित्रकला की जैन शैली में कोने चित्रित जीवंत रंग और धार्मिक विषय शामिल है। लाल पृष्ठभूमि यानी इसमें रेड बैकग्राउंड है, लयबद्ध रैखिक पैटर्न और मात्रा की भावना भी विशेषता है। कुल मिलाकर जैन पेंटिंग्स जैन धार्मिक मान्यताओं और शिक्षाओं का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड जैन मिनिएचर पेंटिंग फ्लोरिश, यानी जो जैन लघु चित्रकला थी उसका विकास कब और कहाँ हुआ। जैन मिनिएचर पेंटिंग्स फ्लोरिश्ड इन regions such as Gujarat, Rajasthan and some other parts of India from the 10th century CE to the 14th century CE। जैन लघु चित्रकला 10वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक गुजरात, राजस्थान और भारत के कुछ दूसरे हिस्सों जैसे क्षेत्रों में भी फली फूली। तो जो मेन इसका विकास हुआ था वो कहाँ, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर ये इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द थीम्स कॉमनली डिपिक्टेड इन जैन मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी यहाँ पर आपको जैन लघु चित्रों में आमतौर पर चित्रित विषयों पर चर्चा करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थीम्स इन जैन मिनिएचर पेंटिंग्स कवर रिलीजियस इवेंट्स, कोस्मोलॉजी, इसके अलावा पिलग्रिमेज साइट्स, मोरालिटी टेल्स, इसके अलावा है आपका चित्रकला, आइकोनोग्राफी, एस्थेटिक प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एनकैप्सुलेटिंग जैन स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। जैन लघु चित्रों के विषय वस्तु धार्मिक घटनाओं और ब्रह्मांड विज्ञान, तीर्थ स्थलों, नैतिकता की कहानियाँ, तीर्थकर प्रतिमा विज्ञान, तप प्रथाओं और धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं को कवर करते हैं, जो जैन आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत को समाहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एनलिस्टेड पिक्चर कल्पसूत्र शो, यानी जो कल्पसूत्र जो पिक्चर है आपकी वो क्या दिखाती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है द एनलिस्टेड पिक्चर कल्पसूत्र डेपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ तीर्थंकरा। ठीक है, तो तीर्थंकर जो थे उनकी कहानी को ये दर्शाती है। आर रिवर्स्ड होली फिगर इन जैनिज्म, जो कि क्या है, जो कि जैनिज्म में एक होली फिगर माने जाते हैं। नरेटेड इन दी श्वेतांबर जैन टेक्स्ट कल्पसूत्रा, जो कि श्वेतांबर जैन पाठ कल्पसूत्र में वर्णित है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई सूचीबद्ध चित्र कल्पसूत्र क्या दर्शाता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पहाड़ी पेंटिंग, यानी इसमें पहाड़ी चित्रकला के बारे में आपको बताया गया है।
In the mountainous regions of Punjab, there was a harmonious blend of Buddhist, Hindu, and Sikh religions. The artists of the Delhi Darbar, skilled in both Rajasthani and Mughal art styles, gave birth to mountainous painting. The history of the mountainous style spans from the 17th to 19th century. तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए, यहाँ से आपके MCQ भी बन जाते हैं. The region of this style extended from Jammu to Tehri and फ्रॉम पठानकोट टू कुल्लू. ठीक है. इसके अलावा है आपका माउंटेनियस मिनिएचर पेंटिंग्स इंक्लूड हैंडक्राफ्टेड रिग्स एंड राग्स एंड रागनीस, हीरो हीरोइन डिफ्रेंशिएशंस, गीत गोविंद, इसके अलावा सत्सई, रसिक प्रिया एंड ब्रह्मासा. Artists personally prepared the colors used in the paintings from minerals and plants. The specialities of mountainous paintings are delicacy, emotional portrayal and female beauty. चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं. पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में बौद्ध, हिंदू तथा सिख धर्मों का समन्वय हुआ है ना. पहाड़ी चित्रकला को जन्म देने वाली दिल्ली दरबार के कलाकार थे. यानी पहाड़ी चित्रों को किसने जन्म दिया? दिल्ली दरबार के कलाकार थे. तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए, जो कि राजस्थानी तथा मुगल दोनों चित्रकला शैलियों में पारंगत थे. इस पहाड़ी शैली का इतिहास 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला है और इस शैली का क्षेत्र जम्मू से टिहरी और पठानकोट से कुल्लू तक का था. पहाड़ी लघु चित्र हाथ से बने राग रागनियां, नायक नायिका, भेद, गीत गोविंद, सत्सई, रसिक प्रिया तथा 12 मासा हैं. चित्रों के रंग कलाकार खुद बनाते थे. ये रंग खनिज तथा वनस्पति से तैयार किए जाते थे. पहाड़ी चित्रकला की विशेषता सुषमा, भाव चित्रण तथा नारी सौंदर्य प्रमुख तत्व हैं. अभी देखेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि पहला आपका है MCQ. तो फर्स्ट MCQ है आपका द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा आर्ट. क्या है उसकी जो सेंट्रल थीम है? तो 4 ऑप्शन है कि भाई लव, एंगर, फियर या एंजॉय. तो जो सेंट्रल थीम है कांगड़ा आर्ट की वो है लव यानी प्रेम. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु वर दी पायनियर ऑफ क्या है आपका वैष्णव रिवाइवल, यानी वैष्णव पुनरुत्थान जो इसका रिवाइवल हुआ, फिर से ये रिवाइव हुआ, तो इसके प्रेरणा कौन थे? तो 4 ऑप्शन हैं आपके, तुलसीदास या फिर रामानुजा एंड जयदेव, या फिर तुलसीदास एंड जयदेव, या फिर कृष्ण राजा एंड तुलसीदास. तो इसके जो फिर से पुनरुत्थान किया, मतलब फिर से इसको किसने रिवाइव किया? वो थे रामानुज और जयदेव. यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑप्शन ठीक है. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. हाउ इज लव पर्सोनिफाइड इन कांगड़ा पेंटिंग, यानी लव को कांगड़ा पेंटिंग में कैसे पर्सोनिफाइड किया गया है? कांगड़ा चित्रकला में प्रेम को किस तरीके से दिखाया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, राम सीता के थ्रू, लक्ष्मी और नारायण के थ्रू, या राधा और कृष्ण के थ्रू, या फिर हीर और रांझा के थ्रू. तो देखो कांगड़ा चित्रकला में प्रेम को जो है ना वो राधा और कृष्ण के माध्यम से दिखाया गया है. ठीक है. चलिए अगला है, व्हाट आर द की फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के विकास में प्रमुख कारक क्या है, ये आपको बताना है. The development of the Kangra school of painting was influenced by the factors such as royal patronage. The development of Kangra school of painting was influenced by the factors such as royal patronage, Vaishnative traditions, skilled artists, natural beauty, Mughal techniques, vibrant colors and themes of love and devotion. देखो कांगड़ा चित्रकला शैली के जो विकास में प्रमुख कारक है ना, वो हैं शाही संरक्षण, वैष्णव परंपरा और कुशल कलाकारों, प्राकृतिक सौंदर्य, मुगल तकनीक, जीवंत रंग और प्रेम और भक्ति के विषयों जैसे कारकों से प्रभावित था. तो पहले ही इसमें आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. डैश मीडियम वॉज यूज्ड इन द पेंटिंग. ठीक है. तो कौन सा मीडियम था ये आपको बताना है. सेकंड है भगवान पुराण डैश एंड डैश वर इलस्ट्रेटेड एंड कृष्ण हैड अ प्रोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. हाईलाइट द फीचर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स, यानी आपको पहाड़ी जो चित्र थे उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करना है. पहाड़ी पेंटिंग्स मेनली फीचर्स साइड फेस पोर्ट्रेट्स, रॉयल कोट्स, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स एंड मुगल इन्फ्लुएंसेस इन कलर्स. पहाड़ी चित्रकला में मुख्य रूप से पार्श्व चेहरे के चित्र, शाही दरबार, पारंपरिक आभूषण और रंगों में मुगल प्रभाव शामिल है. ठीक है. दे एग्जिबिट फाइन डेलिकेट लाइन्स एंड डेपिक्ट आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स एंड नेचुरल सीनरी विद इंट्रिकेट डिटेल्स एनहांसिंग देयर ब्यूटी. इसमें क्या है कि वे बारीक नाजुक रेखाएं प्रदर्शित करते हैं और वास्तुशिल्प तत्वों और प्राकृतिक दृश्यों को जटिल विवरण के साथ चित्रित करते हैं, जिससे कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स वर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स मेड, यानी पहाड़ी लघु चित्र किन किन विषयों पर बनाए गए। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स कवर्ड वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, लिटरेचर, रोमांस, म्यूजिक एंड नेचर। पहाड़ी लघु चित्र में धर्म, साहित्य, रोमांस, संगीत और प्रकृति जैसे अलग अलग बहुत सारे विषयों को शामिल किया गया है। आर्टिस्ट्स मेड कलर फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट्स। जो आर्टिस्ट थे उन्होंने मिनरल और प्लांट्स से रंग बनाए थे। ठीक है। द आर्ट एम्फिसाइज्ड नेचुरल ब्यूटी, इमोशंस एंड फीमेल एस्थेटिक्स। जो कला ने है उसने प्राकृतिक सौंदर्य, भावनाओं और महिला सौंदर्य शास्त्र पर जोर दिया। नेक्स्ट है आपका, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द सिम्बॉलिक यूज ऑफ कलर्स, यानी रंगों के प्रतीकात्मक उपयोग के बारे में कुछ लाइन्स आपको लिखनी है। कलर्स होल्ड सिम्बॉलिक मीनिंग, रेड फॉर पैशन, ब्लू फॉर काल्मनेस, येलो फॉर हैप्पीनेस, ग्रीन फॉर ग्रोथ, ब्लैक फॉर मिस्ट्री एंड वाइट फॉर प्योरिटी। जो रंग होते हैं ना वो प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। जैसे कि अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग जुनून के लिए होता है, नीला शांति के लिए, पीला खुशी के लिए, हरा विकास के लिए, काला रहस्य के लिए और सफ़ेद पवित्रता के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसका नाम है चैप्टर नंबर 10, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कंपनी चित्र शैली। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अच्छा, अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया था आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। उसके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी जो है स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स, कंपनी स्टाइल पेंटिंग डेवलप्ड अंडर द patronage of the British. The interest of Indian art lover towards birds, animals, trees and plants etc. influenced the foreign art lovers also. देखो, मुगल और राजस्थानी लघु चित्र जब पतन हो गया ना, मतलब जब उनका लगभग खात्मा सा हो गया, तो उसके बाद अंग्रेजों की संरक्षता में कंपनी शैली चित्रकला का विकास हुआ। पंछी एवं जानवर, पेड़ पौधे आदि के प्रति भारतीय कला रसिकों की रुचि ने विदेशी कला रसिकों को भी प्रभावित किया। मतलब जो हमारे भारतीय थे उनकी रुचि थी इस तरीके की चित्रकला शैली में, तो इसी की वजह से विदेशी कला रसिकों को भी इस चीज़ ने प्रभावित किया। ठीक है, आगे है हमारा कि भी इन्फ्लुएंस दी फॉरेन आर्ट लवर्स। तो मतलब वही है कि फॉरेन जो आर्ट लवर्स थे उनको भी इन्फ्लुएंस्ड किया। आफ्टर बिकमिंग द रूलर्स ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश डिड दिस काइंड ऑफ थिंग, गिव पैट्रोनेज ऑफ पेंटिंग विच केम टू बी नोन एज कंपनी पेंटिंग ऑफ पटना स्कूल पेंटिंग। अंग्रेजों ने भारत के शासक बनने के बाद इस तरीके की चित्रकला को संरक्षण दिया, जिसे कंपनी बनने के पश्चात इस तरह की चित्रकला को मतलब पटना स्कूल की चित्रकला के नाम से फिर उसको जाना गया। ठीक है, अलग विथ फॉरेन इंटरेस्ट, फॉरेन इन्फ्लुएंसर इज ऑल्सो एविडेंट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज पेंटिंग्स। अनडाउटेडली दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूजन ऑफ यूरोपियन स्टाइल विद इंडियन स्टाइल इन इंडियन पेंटिंग एंड कल्चर। तो इस तरीके से निसंदेह जो भारतीय चित्रकला थी और संस्कृति थी उसमें भारतीय शैली के साथ यूरोपीय शैली के मिलन का ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके सामने है। सो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग मार्केट सीन, यानी जो मार्केट सीन पेंटिंग है उसके कलाकार का नाम क्या है। मार्केट सीन पेंटिंग के कलाकार का नाम आपको बताना है। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, शिव दयाल लाल, या फिर मंकू, या फिर नंदलाल बोस, या फिर अमृता शेरगिल। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका शिव दयाल लाल। ठीक है, तो आपको ये पेंटर्स के नाम भी ध्यान रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर द 2 वुमेन सेलिंग इन द पेंटिंग मार्केट सीन, यानी ये जो पेंटिंग है ना मार्केट सीन, बाजार का दृश्य जिसमें दिखाया गया है, उसमें कौन 2 महिलाएं जो हैं मतलब इसमें दोनों जो महिलाएं हैं इसमें वो कौन सा उत्पाद बेच रही हैं। सो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि वो पोटैटो एंड टोमेटो बेच रही हैं, या कुर्ता धोती एंड टर्बन बेच रही हैं, या वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स वेजिटेबल्स, या फिर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो वो जो महिलाएं हैं वो उसमें जो 2 उत्पाद यानी प्रोडक्ट बेच रही हैं वो हैं वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। ठीक है,
चलिए, यानी सब्जियां और अनाज वो बेच रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्ड मीडियम यूज टू पेंट द पेंटिंग मार्केट सीन। आपको जो है मीडियम बताना है, जो मार्केट सीन यानी बाजार दृश्य नाम का जो ये चित्र है, इसको चित्रित करने के लिए कौन सा माध्यम का इस्तेमाल किया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो है वो है ओपाक्यू वाटर कलर ऑन पेपर, यानी कागज पर अपारदर्शी जल रंग। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, यानी कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के ऊपर ये बनाई गई है। द सब्जेक्ट ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इंक्लूड पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, इंडियन फ्लोरा एंड फौना, इंडियन डेली लाइफ सीन्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो देखो इसके जो इसका जो सब्जेक्ट है ना इस पेंटिंग का, वो है कंपनी मतलब क्या क्या सब्जेक्ट है इसके, चित्र, परिदृश्य, भारतीय वनस्पति, जीव और जीव, भारतीय दैनिक जीवन जो हमारी डेली लाइफ होती है भारत की, उसके दृश्य और ऐतिहासिक घटनाएं इस चित्र के अंदर शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है व्हाट राइट अ नोट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कलर बाय शिव दयाल लाल इन हिज पेंटिंग। यहाँ पर आपको बताना है कि शिव दयाल लाल द्वारा अपने चित्रों में रंग के प्रयोग पर एक टिप्पणी लिखी है, यानी शिव दयाल लाल जी ने अपने चित्रों में जो रंग का प्रयोग किया था उसके बारे में आपको बताना है। शिव दयाल लाल वॉज नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट ऑफ कलर इन हिज पेंटिंग्स। ही एम्प्लॉयड वाइब्रेंट एंड विविड ह्यूज टू ब्रिंग लाइफ टू हिज आर्ट वर्क्स, यानी शिव दयाल लाल जो है वो अपने चित्रों में रंग के एक अलग से असाधारण उपचार के लिए जाने जाते थे, मतलब अलग सा ही वो रंग इसमें इस्तेमाल करते थे। ही एम्प्लॉयड वाइब्रेंट एंड विविड ह्यूज टू ब्रिंग लाइफ इनटू हिज आर्ट वर्क्स। और वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी कलाकृतियों में जीवंतता लाने के लिए, मतलब कि उनकी आकृति एकदम जीवंत सी लगे, जैसे कि वो बिल्कुल जिंदा हो, तो वो लाने के लिए उन्होंने जीवंत और ज्वलंत रंगों का इस्तेमाल किया, मतलब एकदम वाइब्रेंट से और विविड ह्यूज मतलब कलर उन्होंने इस्तेमाल किए। Lal's mystery lay in ability to harmonize colors, creating captivating compositions that were visually striking and emotionally resonant. जो मतलब ये थे पेंटर जिनका नाम लाल है, तो इनकी जो महारत थी इन रंगों में सामंजस्य बिठाने, मनमोहक रचनाएं बनाने की उनकी जो क्षमता थी उसमें निहित थी, जो देखने में बहुत ही प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली थी। हिज यूज ऑफ कलर नॉट ओनली डेपिक्टेड द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो कन्वेड डीपर लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड मूड। तो जो उन्होंने रंगों का इस्तेमाल किया ना, उससे ना केवल उनका जो सब्जेक्ट था उसकी बाहरी सुंदरता को दर्शाया गया, बल्कि जो फीलिंग्स उससे कनेक्ट होती हैं, भावनाएं और जो मनोदशा है उसकी भी गहरी परतों को व्यक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू क्रिएटिंग एन एल्बम ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने वनस्पतियों और जीवों का एल्बम बनाने में बहुत महत्व दिया। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मुगल एम्परर हु गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू क्रिएटिंग एन एल्बम ऑफ फ्लोरा एंड फोना वाज जहांगीर। तो उनका नाम था जहांगीर, जिन्होंने अपने पेंटिंग मतलब जीवों का एल्बम बनाने को बहुत महत्व दिया, जिसमें क्या थी, वनस्पतियां और जीव। चलिए तो वो थे जहांगीर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेम द सिटीज वेयर कंपनी पेंटिंग इमर्ज्ड इन द 18th and 19th सेंचुरी, यानी उन शहरों के नाम आपको बताने हैं जहां पर 18वीं और 19वीं शताब्दी में कंपनी चित्रकला का उदय हुआ था। देखो, कंपनी पेंटिंग इमर्ज्ड इन वेरियस सिटीज ड्यूरिंग द 18th and 19th सेंचुरी इंक्लूडिंग कैलकाटा, पटना, मुर्शिदाबाद एंड दिल्ली। तो उन शहरों के नाम हैं भाई कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में ये जो है उभरी, कंपनी चित्रकला उभरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर भी कर लिया है फिनिश। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी आर्ट एंड आर्टिस्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे समकालीन कला और उनके कलाकार। Following the guides like Ravi Verma, Abanindranath, Rabindranath, Amrita Shergill, Jamini Roy, etc., the artists of the younger generation continued to develop contemporary art. तो देखो जो रवि वर्मा थे, अवनिंद्रनाथ थे या फिर रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, जामिनी राय, तो ये आदि मार्गदर्शकों के बाद जो है युवा पीढ़ी के कलाकार समकालीन कला का विकास करते रहे। ठीक है, तो ये जनरेशन थी। आगे है आपका अमंग दीज आर्टिस्ट NS बेंद्रा, MF हुसैन, FN सूजा, गणेश पाइन, SH रजा, विकास भट्टाचार्य, सतीश गुजरात एसेट्रा। तो इन सब में कौन थे, इन कलाकारों में थे NS बेंद्रे, MF हुसैन, FN सूजा, गणेश पाइन और SH रजा, विकास भट्टाचार्य, सतीश गुजराल आदि। इन सभी ने भारत के विभिन्न प्रांतों में नई नई शैली में कला की रचना की। ठीक है,
The contribution of Panikkar, Sri individual and Coromandel artist is important in the development of contemporary art of South India. जो दक्षिण भारत की समकालीन कला थी उसके विकास में पानीकर थे, श्री वासुल थे और चोलामंडल, इन कलाकारों का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अभी हम इसके देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि पहला है आपका, व्हाट इज दी बर्थ प्लेस ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ प्लेस आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, बीरभूमि यानी कोलकाता, इसके अलावा है आपका जोरासांको कोलकाता, पुरी ओडिशा या कुल्लू हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका जोरासांको कलकत्ता। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द पेंटिंग, सुभद्राज एब्डक्शन, यानी सुभद्रा का जो अपहरण, पेंटिंग का जो माध्यम है वो क्या है? ये पेंटिंग का नाम है सुभद्रा का अपहरण। तो इसके पेंटिंग का माध्यम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पेस्ट कलर या पेंसिल कलर या वाटर कलर, यानी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो इसका जो माध्यम है ना, इस चित्रकला का माध्यम जो है वो है जल रंग, यानी आपके वाटर कलर से ये बनाई गई है। अभी देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश द बर्थ प्लेस ऑफ जामिनी रॉय, यानी जामिनी रॉय का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंकुरा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। सेकंड, डैश एडिशनल टेक्निक डिड जामिनी यूज़, यानी कौन सी टेक्निक जामिनी ने जो है यूज़ की? तो उसका नाम है टेक्निक का टेम्परा। और थर्ड है आपका, डैश इज द मीडियम ऑफ जामिनी रॉयस पेंटिंग, यानी उनकी पेंटिंग का मीडियम कौन सा था? वाटर कलर, जो कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। अभी हम देखेंगे फिर से कुछ ब्लैंक्स, मतलब वही है ये आपके हिंदी में, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है आपका, हु आर द फेमस इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, यानी भारतीय समकालीन जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? प्रसिद्ध भारतीय समकालीन कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। तो फेमस इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट इंक्लूड एमएफ हुसैन हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपका तैयब मेहता हो गए सॉरी, FN सोजा हो गए, SH रजा, इसके अलावा भारती खेर है, सुबोध गुप्ता है, अनीश कपूर हैं, जितीश कल्लट, अतुल डोडिया और रकीब शॉ। तो ये सारे के सारे प्रसिद्ध भारतीय समकालीन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट जामिनी रॉयस पेंटिंग स्टाइल, यानी जो जामिनी रॉय थी उनकी चित्रकला शैली के बारे में आपको लिखना है। तो जामिनी रॉय's painting style was marked by simplicity, bold lines and vibrant colors, influenced by folk art traditions. He depicted rural life, animals and mythological themes using traditional techniques like tempera on various surfaces. His works featured flat dimensional forms with minimal standing or perspective, showcasing a fusion of modernism with folk elements. जो जामिनी राय थे उनकी चित्रकला शैली लोक कला परंपराओं से प्रभावित होकर सादगी, बोल्ड रेखाओं और जीवंत रंगों से चिन्हित थी। उन्होंने अलग अलग सतहों पर टेम्परा जैसी पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण जीवन, जानवरों और पौराणिक विषयों का चित्रण किया। उनके कामों में न्यूनतम छायांकन तथा परिप्रेक्ष्य के साथ सपाट इसके अलावा द्वि आयामी रूप थे, जो लोक तत्वों के साथ आधुनिकता का मिश्रण प्रदर्शित करते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन द आर्टिस्टिक जर्नी एंड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ MF हुसैन। MF हुसैन से आपका मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पर MF हुसैन जो थे उनकी कलात्मक यात्रा और उल्लेखनीय योगदान की आपको व्याख्या करनी है। देखिए, MF हुसैन अ रीनाउंड इंडियन आर्टिस्ट इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज वाइब्रेंट एंड डाइवर्स पेंटिंग दैट एक्सप्लोर इंडियन माइथोलॉजी, कल्चर एंड सोशल इशूज। ही was a member of the Progressive Artist Group and received the Padma Bhushan for his contribution. अगर उनकी बात करें तो वो एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। अपने जीवंत और विविध चित्रों के लिए वो जाने जाते हैं जो भारतीय पौराणिक कथाओं, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों का पता लगाते हैं। वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्टिक ग्रुप के सदस्य थे और उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन आर्ट मूवमेंट ऑन इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, यानी यहाँ पर आपको भारतीय समकालीन कलाकार यानी इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट पर यूरोपीय कला आंदोलनों के प्रभाव के बारे में बताना है कि उनका क्या इफेक्ट पड़ा। आंसर है आपका, यूरोपियन आर्ट मूवमेंट्स प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट शेपिंग देयर स्टाइल्स एंड थीम्स, यानी यूरोपीय कला आंदोलनों ने भारतीय समकालीन कलाकारों को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है, और उनकी शैलियाँ और विषयों को आकार दिया। They integrated Western techniques with Indian traditions, leading to dynamic artistic expressions. इसके अलावा
उन्होंने पश्चिमी तकनीकों को भारतीय परंपराओं के साथ इकट्ठा किया, जिससे गतिशील कलात्मक अभिव्यक्तियां हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइज ऑफ नाद स्वरम गणेशम पेंटिंग। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पर नाद स्वरम गणेशम पेंटिंग का साइज बताना है, आकार बताना है। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। द साइज ऑफ द नाद स्वरम गणेशियम पेंटिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट यू प्रोवाइडेड। यानी जो आपको जो है पाठ दिया गया है, जिस पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो उस पाठ में नाद स्वरम गणेशियम पेंटिंग का आकार ही नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। यदि आपके पास कहीं और उल्लेखित विशिष्ट आकार है तो आप जो है वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका MCQ में भी आ जाए तो आप इसको जो है इस तरीके से लगाएंगे, या फिर अगर आप इस तरीके से 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लिख देंगे कि हमारे पाठ में ही नहीं दिया गया है इसका आकार। या फिर हो सकता है आपको 4 गलत ऑप्शन दे दें और ये कहा जाए कि बताइए ये आकार है, ये आकार है, नन ऑफ द अबव में फिर इसका आंसर आपका जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा जो थे उन पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। राजा रवि वर्मा अ पायनियर ऑफ इंडियन आर्ट ब्लेंडेड इंडियन थीम्स विद यूरोपियन टेक्निक्स क्रिएटिंग आइकॉनिक पेंटिंग्स दैट रेजोनेट विद ऑडियंसेस इवन टुडे। जो रवि वर्मा थे ना, वो भारतीय कला के अग्रणी थे। उन्होंने भारतीय विषयों को यूरोपीय तकनीकों के साथ मिश्रित किया, मिलाया, जिससे प्रतिष्ठित पेंटिंग बनाई गई जो आज भी दर्शकों को पसंद आती हैं। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फ्रेस्को एंड टेम्परा इन इंडियन आर्ट। यानी भारतीय कला में, हमारे इंडियन आर्ट में फ्रेस्को और टेम्परा के बारे में आपको बताना है। The chapter explored the technique and artistry of fresco paintings, focusing on examples from the Ajanta caves in Maharashtra, India. Fresco involves painting on freshly laid lime plaster, ensuring durability and vibrant colors. The Dying Princess mural depicts pathos and emotions as Sundari, abandoned by her husband, faces death with sorrowful attendants. The Prince and the Princess portraits Prince Vasantra's banishment, showcasing intricate details and expressive faces. Mara Vijay illustrates Buddha's conquest of desire with vivid depictions of Mara's distractions. Lastly, Bullfight showcases the strength and dynamism of fighting bulls, highlighting the Ajanta master's skills in portraying natural forms and dynamic scenes. Although these murals, the chapter highlights the rich artistic heritage of ancient India. यानी ये जो लेसन है ना आपका, वो भारत के महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के उदाहरण पर ध्यान आपका खींचता है। तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के उदाहरण पर ध्यान खींचते हुए, केंद्रित करते हुए भित्ति चित्रों की तकनीक और कलात्मकता की पड़ताल करता है ये पाठ आपका। फ्रेस्को में ताज़े बिछाए गए चूने के प्लास्टर पर पेंटिंग शामिल है जो स्थायित्व और जीवंत रंगों को सुनिश्चित करती है। ये जो है ना डाइंग प्रिंसेस यानी मर रही प्रिंसेस, भित्ति चित्र में करुणा और भावनाओं को इसमें दर्शाया गया है, जिसमें सुंदरी जिसे उसके पति ने त्याग दिया था तो दुखी परिचारकों के साथ वो मौत का सामना करती है। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस, ये जो जटिल विवरण है और अभिव्यंजक चेहरों को प्रदर्शित करते हुए प्रिंस वसंतरा के निर्वासन को चित्रित करता है। मारा विजय बुद्ध की इच्छाओं पर विजय को दर्शाता है, जिसमें मारा की विकर्णों का सजीव चित्रण है। अंत में बुल फाइट सांडों से लड़ने की ताकत और गतिशीलता को भी प्रदर्शित करता है, जो प्राकृतिक रूपों और गतिशील दृश्यों को चित्रित करने में अजंता के उस्तादों के कौशल को उजागर करता है। इन भित्ति चित्रों के माध्यम से अध्याय प्राचीन भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत पर भी प्रकाश डालता है। अभी हम लोग देख लेते हैं आपके MCQ क्वेश्चंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला है, इन विच केव इज द डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग, यानी पेंटेड, यानी कौन सी केव में जो डाइंग प्रिंसेस है, पेंटिंग का नाम है, तो वो कहाँ पर पेंट की गई है। तो केव नंबर 1 में, 2 में, 5 में या फिर 16 में। तो मरती हुई राजकुमारी यानी डाइंग प्रिंसेस जो है वो किस गुफा में है, वो है आपका गुफा नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस, यानी ये जो आपका पेंटिंग है जिसका नाम है डाइंग प्रिंसेस, इसका मीडियम क्या है। तो इसका मीडियम है टेम्परा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
डिस्क्राइब द डिटेल फ्रेस्को इंडियन आर्ट, यानी यहाँ पर आपको भित्ति चित्र भारतीय कला का विस्तार से वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है आपको इसको, ठीक है। तो फ्रेस्को पेंटिंग इन इंडियन आर्ट नोटेबली सीन इन द अजंता केव्स इन्वॉल्व्स अप्लाइंग पिगमेंट्स onto wet lime plaster, creating durable networks. These frescoes depict diverse themes from religious narratives to courtly life, using vibrant colors and intricate details reflecting India's rich culture, heritage, and artistic प्रोवेस। तो देखिए भारतीय कला में फ्रेस्को पेंटिंग विशेष रूप से अजंता की गुफाओं में देखी गई। इसमें गीले चूने के प्लास्टर पर रंग द्रव्य लगाना, टिकाऊ कलाकृतियां बनाना ये शामिल हैं। ये भित्ति चित्र जीवंत रंगों और जटिल विवरणों का उपयोग करते हुए धार्मिक कथाओं से लेकर दरबारी जीवन तक अलग अलग विषयों को चित्रित करते हैं। इनमें दिखाया गया है ये सब, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक कौशल को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन द डाइंग प्रिंसेस, यानी डाइंग प्रिंसेस के ऊपर एक आपको पैराग्राफ लिखना है, मरती हुई राजकुमारी पर आपको लिखना है कुछ। द डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग evokes a poignant scenes of morality, sense of morality and sorrow, capturing the princess final moments with delicate brushstrokes and subdued tones। देखो जो डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग है वो नश्वरता और दुख के बारे में बताती है। बड़ा दुख है इस पेंटिंग को देखकर जो है वो दिखता है। तो इसकी मार्मिक भावना को ये उजागर करती है जो राजकुमारी के अंतिम क्षणों को नाजुक ब्रश स्ट्रोक और दबे हुए स्वरों के साथ चित्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फ्रेस्को टेक्निक इन मोरल पेंटिंग, यानी आपको फ्रेस्को टेक्निक इन मोरल पेंटिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। भित्ति चित्रकला में फ्रेस्को टेक्निक आपकी क्या है। The fresco technique in mural painting involves applying pigments onto wet lime plaster which bonds chemically with the surface and it dries, creating durable and vibrant artworks। तो देखो भित्ति चित्रकला में फ्रेस्को टेक्निक में गीले चूने के प्लास्टर पर रंग द्रव्य लगाना शामिल है जो सूखने पर सतह के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाता है जिससे टिकाऊ और जीवंत कलाकृतियां बनती हैं। What factors are considered when selecting a wall for fresco painting, यानी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए दीवार का चुनाव करते समय आप किन कारकों पर विचार करेंगे, किन कारकों पर विचार किया जाता है। देखो when selecting a wall for fresco painting, factors like ventilation, absence of dampness, structural integrity, smooth surface texture and wall edge are crucial। यानी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए दीवार का चयन करते समय वेंटिलेशन, नमी की अनुपस्थिति, संरचनात्मक अखंडता, चिकनी सतह बनावट और दीवार की उम्र जैसे इन कारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं जो कि है आपका व्हाट इज द ड्वार्फ ट्राइंग टू डू इन दी मारा विजय, यानी मारा विजय में जो है बौना जो दिखाया गया है वो बौना क्या करने की कोशिश कर रहा है। इन द मारा विजय द ड्वार्फ इज अटेम्प्टिंग टू स्केयर बुद्धा एज पार्ट ऑफ माराज एफर्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम हिज पाथ टू एनलाइटमेंट, यानी मारा विजय जो पेंटिंग है इसमें जो बौना है वो बौना बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से भटकाने के जो है प्रयास कर रहा है और उसी प्रयासों के तहत वो उन्हें डराने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि है आपका चैप्टर 14 जिसका नाम है मूरल एंड प्रिंटिंग, यानी मूरल का मतलब क्या होता है भित्ति चित्र और छापा चित्र प्रिंटिंग। The chapter delves into various forms of printing techniques, starting with an exploration of mural paintings at the Ajanta caves in Maharashtra. These ancient murals depict Bodhisattva and scenes from Buddha's life with intricate details and vibrant colors. Moving on to contemporary art, the chapter discusses linocut printing, showcasing a harmonious blend of floral motifs and script. It then explores printing with vegetables, where cross sections of vegetables like okra and capsicum are used to create flora and animal shapes. Finally, the chapter introduces finger and thumb printing, demonstrating how simple impressions can be transformed into lively images of animals and birds with judicious brushwork.
Through these diverse printing methods, the chapter highlights the evolution and creativity in the world of art. ये जो लेसन है वो मुद्रण तकनीक, जो मुद्रण तकनीक होती है उसके अलग अलग रूपों पर प्रकाश डालता है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला की खोज से होती है। ये प्राचीन भित्ति चित्र जटिल विवरण और जीवंत रंगों के साथ बोधिसत्व और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। समकालीन कला की ओर बढ़ते हुए अध्याय लिनोकट प्रिंटिंग पर चर्चा करता है, जो पुष्प रूपांकनों और लिपि के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करता है। इसके बाद ये सब्जियों के साथ मुद्रण की खोज करता है, जहां फूलों और जानवरों की आकृतियां बनाने के लिए भिंडी और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के क्रॉस सेक्शन का यूज किया जाता है। अंतमें अध्याय उंगली और अंगूठे की छपाई का परिचय देता है, मतलब हम उस लेसन में पढ़ते हैं उंगली और अंगूठे की छपाई के बारे में, और ये दिखाता है कि कैसे सरल छापों को विवेकपूर्ण ब्रश वर्क के साथ जानवरों और पक्षियों की जीवंत छवियों में बदला जा सकता है। इन विविध मुद्रण विधियों के माध्यम से अध्याय कला की दुनिया में विकास और रचनात्मकता पर प्रकाश डालता है। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जो पहला आपका MCQ है वो है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केव्स एट अजंता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अजंता में टोटल नंबर ऑफ केव्स है वो कितनी हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने 30 केव हैं या 20 हैं या 10 है या 5 है। तो देखो टोटल आपकी 30 केव्स हैं, ठीक है। 30 गुफाएं हैं अजंता में आपकी। व्हाट इज द मीडियम ऑफ द मूरल, यानी मूरल का मीडियम क्या है। तो देखिए मूरल का मीडियम है आपका टेम्परेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रिंटिंग ब्लॉक्स मेड ऑफ, यानी जो मुद्रण ब्लॉक है प्रिंटिंग ब्लॉक्स वो किससे बने होते हैं। प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो है छपाई के लिए ब्लॉक लकड़ी, रबर, मोम, साबुन इन सामग्रियों से बनाए जाते हैं। अगर आपने देखे भी, हो सकता है आपने देखे भी हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ इज द कलर अप्लाइड इन थंब प्रिंट टेक्निक, यानी अंगूठा छाप तकनीक में रंग कैसे लगाया जाता है। तो देखो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर मेड विद ब्लॉक्स कुड बी यूज्ड फॉर ईयर्स एंड यूनिफॉर्म कॉपीज कुड बी कॉपीड क्रिएटेड इन लार्ज नंबर्स, यानी इस पर निर्भर करते हुए कि वो किस चीज़ से बने हैं। अंगूठा छाप तकनीक में रंग कैसे लगाते हैं तो वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वे किस चीज़ से बने हैं। ब्लॉकों का उपयोग वर्षों तक किया जा सकता है और बड़ी संख्या में समान प्रतियां का मतलब समान कॉपियां बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ इज अ ब्रश और ओपन यूज्ड इन प्रिंट टेक्निक, यानी जो प्रिंट टेक्निक है उसमें ब्रश या पेन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखो इन दिस टेक्निक अ ब्रश और पेन इज यूज्ड टू फिनिश द वर्क, तो इस तकनीक में काम को पूरा करने के लिए ब्रश या पेन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने है डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स एंड मीडियम्स ऑफ मूरल पेंटिंग। मूरल पेंटिंग यानी जो भित्ति चित्र निर्माण होते हैं उसकी विभिन्न तकनीकों और माध्यमों के बारे में बताइए। भित्ति चित्र जब आप निर्माण करते हैं इसका तो कौन कौन सी टेक्निक और मीडियम इसमें यूज करते हैं। मूरल मेकिंग इंक्लूड्स टेक्निक्स like fresco, tempera, acrylic, oil, spray paint, mosaic and digital art। तो देखो भित्ति चित्र निर्माण में क्या लगता है फ्रेस्को, टेम्परा, एक्रेलिक, तेल, स्प्रे पेंट, मोज़ेक और डिजिटल, ठीक है। तो कला या इन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ईच ऑफर्स यूनिक क्वालिटीज सच एज फ्रेस्कोज ड्यूरेबिलिटी, टेम्परास फाइन डिटेल्स, एक्रेलिक्स वाइब्रेंसी, ऑयल्स रिचनेस, स्प्रे पेंट्स बोल्डनेस, मोज़ेक टेक्सचर एंड डिजिटल आर्ट्स वर्सेटैलिटी। आर्टिस्ट चूज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड्स एंड पर्सनल स्टाइल। तो देखो प्रत्येक अद्वितीय गुण प्रदान करता है, जैसे कि मतलब हर एक चीज़ का अलग यूज होता है। जैसे फ्रेस्को का तो स्थायित्व रहना, टेम्परा का बारीक विवरण, एक्रेलिक की जीवंतता, तेल की समृद्धि, स्प्रे पेंट की बोल्डनेस, मोज़ेक की बनावट और डिजिटल की बहुमुखी प्रतिभा। तो कलाकार परियोजना की जरूरतों और व्यक्तिगत शैली के आधार पर इस चीज़ का फिर चुनाव करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट इन डिटेल यूज ऑफ प्रिंटिंग, यानी आपको लिस्ट बनानी है डिटेल द यूज ऑफ प्रिंटिंग, मुद्रण के उपयोगों की विस्तार से सूची बनानी है कि मुद्रण के उपयोग कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए यह प्रिंटिंग सर्व्स वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, फाइन आर्ट प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, एजुकेशन एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स। तो मुद्रण, प्रकाशन, विज्ञापन, पैकेजिंग, विपणन, ललित कला, पुनरुत्पादन, कपड़ा मुद्रण, औद्योगिक अनुप्रयोग, शिक्षा और व्यक्तिगत परियोजनाओं सहित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच केव इज द साइट ऑफ द पद्मपानी बोधिसत्व, यानी पद्मपानी बोधिसत्व का
थल कौन सी गुफा है? कौन सी गुफा है बताओ? द पद्मपानी बोधिसत्व इज लोकेटेड इन केव नंबर 1 ऑफ दी अजंता केव्स। तो अजंता की गुफा नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रिंटिंग टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्निक्स? यानी जो प्रिंटिंग टेक्निक है, जो मुद्रण जो है तकनीक है, वो दूसरी तकनीकों से किस तरीके से अलग है? तो देखो, प्रिंटिंग टेक्निक अनलाइक पेंटिंग ऑफ ड्राइंग इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग एन इमेज ऑनटू अ सरफेस यूजिंग अ टेम्पलेट और प्लेट अलाउइंग फॉर मास प्रोडक्शन और आइडेंटिकल और सिमिलर कॉपीज। तो ये जो पेंटिंग या ड्राइंग के विपरीत है मुद्रण तकनीक। पेंटिंग और ड्राइंग के क्या है, ये बिल्कुल उल्टा है मुद्रण तकनीक। तो ये एक टेम्पलेट या प्लेट का उपयोग करके एक छवि को सतह पर स्थानांतरित करना, ठीक है, ट्रांसफर करना, इसमें ये शामिल होता है, जिससे समान या समान प्रतियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई आर लेटर्स न्यूमेरिकल्स कर्व्ड इन रिवर्स? यानी अक्षर या अंक उल्टे क्यों लिखे जाते हैं? देखो, लेटर्स एंड न्यूमेरिकल्स आर कर्व्ड इन रिजर्व ऑन प्रिंटिंग प्लेट्स और ब्लॉक्स सो दैट व्हेन लिंक्ड, inked एंड प्रेस्ड ऑनटू पेपर दे अपीयर करेक्टली ओरिएंटेड। तो अक्षरों और अंकों को प्रिंटिंग प्लेटों या ब्लॉकों पर उल्टा उकेरा जाता है, उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब स्याही बनाकर कागज पर दबाया जाए ना, तो वे सही दिशा में दिखाई दें, सही दिशा में वो छप जाए। दिस रिवर्स्ड कर्विंग इंश्योर्स दैट द फाइनल प्रिंटिंग इमेज इज लेजिबल एंड प्रॉपरली अलाइंड। और ये उल्टी नक्काशी जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि अंतिम मुद्रित छवि जो है वो सुपाठ्य और ठीक से संरेखित हो, जिसे हम पढ़ पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है फोक एंड ट्राइबल आर्ट, यानी लोक और आदिवासी कला। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समरी देख लेते हैं इसकी। द चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ सेवरल ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट फॉर्म्स शोकेसिंग देयर ओरिजिन्स, टेक्निक्स एंड सिग्निफिकेंस। जैसे कि वर्लिंग पेंटिंग हो गया, पिठोरा पेंटिंग। सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, वर्ली पेंटिंग्स आर सिंपल या डायनामिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड सेलिब्रेशंस ऑफन फीचरिंग ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स इन दी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। अब देखिए, जो हमारी वर्ली पेंटिंग है उसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका पिठोरा पेंटिंग, हेलिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो देखिए, जो पिठोरा पेंटिंग है उसका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, तो ये आपको याद रखना है। गुजरात, पिठोरा पेंटिंग आर क्रिएटेड टू अपीज द deity पिठोरा, typically depicting a variety of symbols, deities and ritualistic scenes। इसके अलावा है आपको मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है ना, वो कहाँ से है? वो है आपका बिहार से, ठीक है, ये रहा। तो मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो नोज एज मिथाली पेंटिंग। दिस आर्ट फ्रॉम बिहार ट्रेडिशनली adorns the walls of bridal chambers, portraying Hindu mythology, local beliefs and fertility symbols। नेक्स्ट है आपका कालीघाट पेंटिंग। तो कालीघाट पेंटिंग का जो संबंध है वो कहाँ से है? वो है कोलकाता से, ठीक है, कलकत्ता से। Kalighat paintings captures the social and cultural life of 19th century Bengal, often depicting everyday scenes, local scandals, and Hindu deities। इसके बाद जो आती है नेक्स्ट वो है कलमकारी। तो कलमकारी का जो संबंध है वो कहाँ से है? देखिए, वो है आपका आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। कलमकारी अ क्राफ्ट स्टाइल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कलमकारी इन्वॉल्व्स पेन ड्राइंग एंड ब्लॉक पेंटिंग ऑन फैब्रिक, शोकेसिंग थीम्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी एंड मुगल इन्फ्लुएंसेस। ईच आर्ट फ्रॉम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिक स्टाइल, थीम एंड टेक्निक्स, रिफ्लेक्टिंग द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। ये जो पूरा लेसन है इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। वो कई पारंपरिक भारतीय लोक कला रूपों का अवलोकन प्रदान करता है, जो उनकी उत्पत्ति, तकनीक और महत्व को दर्शाता है। वर्ली पेंटिंग के बारे में बात करें, हमने ऊपर इंग्लिश में देखा था, जो ये महाराष्ट्र से संबंध रखती है। महाराष्ट्र से उत्पन्न वर्ली पेंटिंग ग्रामीण जीवन, ग्रामीण का मतलब गाँव का जीवन, और उत्सव जो वहाँ पर त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं उसका सरल लेकिन गतिशील चित्रण है, जिसमें अक्सर ज्यामितीय रूपों में मानव और जानवरों की आकृतियां दिखाई देती हैं। पिथोरा पेंटिंग की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाली पिथोरा पेंटिंग देवता पिथोरा को प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती है, जो आमतौर पर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, देवताओं और अनुष्ठानिक दृश्यों को दर्शाती है। नेक्स्ट है आपको मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है इसको। तो देखिए, ये अगर आपका वेरी शॉर्ट में या एमसीक्यू में आ जाए कि मधुबनी पेंटिंग को और
किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो बिहार का ये कला रूप पारंपरिक रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं, स्थानीय मान्यताओं और प्रजनन प्रतीकों को चित्रित करते हुए दुल्हन कक्षों की दीवारों को सजाता है। नेक्स्ट है आपका कालीघाट पेंटिंग। तो देखिए इसका संबंध कोलकाता से है। ये कोलकाता से उत्पन्न कालीघाट पेंटिंग 19वीं सदी के बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है, जो अक्सर रोजमर्रा के दृश्य, जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, स्थानीय घोटालों और हिंदू देवताओं को दर्शाती है। इसके बाद है आपकी कलमकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उत्पन्न एक शिल्प शैली है। कलमकारी में हिंदू पौराणिक कथाओं और मुगल प्रभावों के विषयों को प्रदर्शित करते हुए कपड़े पर पेन ड्राइंग और ब्लॉक प्रिंटिंग शामिल है। प्रत्येक कला रूप की विशेषता उसकी अनूठी शैली, विषय वस्तु और तकनीक है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक परंपराओं की विविधता को दर्शाती है। चलिए यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला है आपका वर्ली पेंटिंग्स आर मेड इन विच इंडियन स्टेट, यानी वर्ली पेंटिंग जो है इंडिया के किसी स्टेट में बनाई जाती है। तो आपने ऊपर पढ़ाई था कि भी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द वर्ली वर्क पालघाट देवी चौक, यानी वार्ली कृति का जो कलाकार है पालघाट देवी चौक कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका, गंगा देवी, रविंद्रनाथ टैगोर, जीव्य सोम माशे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके जो कलाकार हैं वो है जीव्य सोम माशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर पिथोरा पेंटिंग्स मेड एंड बाय हुम, कि भारत के किन राज्यों में पिथोरा पेंटिंग बनाई जाती है और कौन बनाता है इनको, मतलब किसके द्वारा बनाई जाती है। द भील एंड एक मिनट, जी हाँ, द भील एंड भिलाला कम्युनिटीज ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द राथवास ऑफ द वडोदरा एरिया ऑफ गुजरात हैव अ लॉन्ग रिच ट्रेडिशनल ऑफ पिथोरा पेंटिंग्स, यानी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भील और भिलाला समुदायों और जो गुजरात के वडोदरा क्षेत्र के राठवाओं में पिथोरा चित्रकला की एक लंबी समृद्ध परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द पिथोरा पेंटिंग्स डेडिकेटेड, यानी पिथोरा पेंटिंग किसे डेडिकेट की गई है, किसको समर्पित है। देखो द पेंटिंग्स आर नोन एज पिथोरा पेंटिंग्स बिकॉज दे आर डेडिकेटेड टू लोकल गॉड पिथोरा, यानी ये जो पेंटिंग है ना पिथोरा, वो चित्रों को पिथोरा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये स्थानीय जो देवता है वहाँ के पिथोरा उनको समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। What is the worldly paintings made particularly to celebrate a wedding in the family called and whom it is dedicated to, यानी जो वर्ली पेंटिंग है वो किस तरीके से विशेष रूप से शादी का जश्न मनाने के लिए बनाई जाती है। देखो द वर्ली पेंटिंग मेड पर्टिकुलरली टू सेलिब्रेट अ वेडिंग इन द फैमिली इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, लगन चित्रा, एंड इट इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ मैरिज पालाघाट, ठीक है। तो ये जो है वर्ली पेंटिंग वो विशेष रूप से जो है शादी विवाह के लिए समर्पित है, शादी का जश्न मनाने के लिए ये बनाई गई है वर्ली पेंटिंग को, और इसको लघु लगन चित्र, लगन कहते हैं ना शादी को, मतलब लगन चित्र इसको कहा जाता है, और ये विवाह की देवी पालाघाट को डेडिकेट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर दी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ली पेंटिंग्स, यानी वर्ली पेंटिंग जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द लाइफस्टाइल एंड बिलीव्स ऑफ द वर्ली ट्राइब, और किस तरीके से ये वर्ली जनजाति की जीवन शैली और मान्यताओं को दर्शाती है। देखिए वर्ली पेंटिंग इज अ ट्राइबल आर्ट फॉर्म from Maharashtra, India, known for its simple geometric shapes, white on brown color scheme, and depiction of daily life and rituals. It reflects the worldly tribes' culture, identity, beliefs, and connection to nature. ये जो वर्ली पेंटिंग है वो भारत के महाराष्ट्र की एक आदिवासी कला है जो अपनी सरल ज्यामितीय आकृतियों, सफ़ेद पर भूरे रंग योजना और दैनिक जीवन और अनुष्ठानों के चित्रण के लिए जानी जाती है। ये वर्ली जनजाति की सांस्कृतिक पहचान, मान्यताओं और प्रकृति से जुड़ाव को भी दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दीज फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज इन इंडिया, डिस्कस देयर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस एंड चैलेंजेस।
तो देखो ये जो लोक और जनजातीय कला रूप है भारत में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में ये कैसे योगदान देते हैं और उनकी समसामयिक प्रासंगिकता और चुनौतियों पर भी आपको चर्चा करनी है। तो देखो फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स फ्रॉम इंडिया प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, फोस्टर आइडेंटिटी एंड ऑफर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो भारत में लोक और जनजातीय कला जो है वो सांस्कृतिक विरासत को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और पहचान को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, हाउएवर दे फेस चैलेंजेस लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड लैक ऑफ सपोर्ट। हालांकि उन्हें वैश्वीकरण और समर्थन की कमी जैसी इन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। Efforts to address these include preservations, initiative and skill development programs। और इन्हें संबोधित करने के जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, इनमें संरक्षण, पहल और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑन द प्रैक्टिस एंड डिसमेंशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, पारंपरिक भारतीय कला रूपों के अभ्यास और प्रसार पर वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव पर चर्चा करनी है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन widen the reach of traditional Indian art but may dilute authenticity and challenge artisans' livelihood due to competition and changing market demands. Efforts to preserve culture heritage include marketing support and skill promotion। तो वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण जो है ना, इन्होंने पारंपरिक भारतीय कला की पहुंच को बढ़ाया है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा का मतलब जो कंपटीशन आजकल बहुत चल रहा है और बदलती बाजार की जो मांग है, उनकी वजह से प्रमाणिकता इनकी कम हो गई है, कम हो सकती है और कारीगरों की आजीविका को चुनौती मिल सकती है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों में विपणन सहायता और कौशल संवर्धन शामिल है। चलिए हम ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला है आपका द कलर यूज्ड इन कलमकारी पेंटिंग्स आर डैश। कौन से कलर यूज किए हैं कलमकारी पेंटिंग में, वह है आपका नेचुरल वेजिटेबल कलर्स। सेकेंड है आपका बिफोर ड्राइंग द फिगर्स इन ब्लैक द ब्लीच्ड फैब्रिक इज ट्रीटेड विद डैश डैश। ठीक है, यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलमकारी के आकृतियों को काले रंग से चित्रित करने से पहले प्रक्षालित कपड़े को किन से उपचारित किया जाता है, तो वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ हैरेड। नेक्स्ट है आपका कलमकारी टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू डैश एंड एनी एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है ईरान, इंडोनेशिया। चलिए यहाँ पर हमने जितना भी हमारा पेंटिंग का चैप्टर्स थे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एनआईएस बोर्ड की सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, पढ़ाई आपकी यहाँ से चलती रहेगी, आपके नोट्स मिल जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम पर, और ये पूरी की पूरी PDF भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इंग्लिश की ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप एनआईएस की इंग्लिश पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा अपना ऐप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल वगैरह चाहिए तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7303838500। अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो भी आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो। और ये आपका अपडेटेड सिलेबस है, आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।